जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले समय में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हरियाणा चुनाव पश्चात जाटों की राजनीति पर। जाटों की मेरे मतानुसार आज की स्थिति में वहाँ अर्थात हरियाणा में जाट राजनीति चौराहे पर है और कुछ तो जाट अभी चाह रहे हैं कि बीजेपी का दामन थामे और कुछ इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ जाने को तैयार बैठे हैं। आगामी आने वाले 15 दिनों में 15 या 20 दिनों में अर्थात दिवाली तक जाटों की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह हम लोगों को मालूम हो जाएगा या इसका आभास हो जाएगा। अब हम चर्चा कर रहे हैं विस्तार से। जब से हरियाणा राज्य का गठन हुआ है 1960 के दशक में, तब से जाटों की राजनीति हरियाणा पर हावी रही है। वहां पर चौधरी बंसीलाल रहे चीफ मिनिस्टर, चौधरी बेबीलाल रहे चीफ मिनिस्टर, भजनलाल रहे चीफ मिनिस्टर, चौधरी देवीलाल के बेटे ओम प्रकाश चौटाला रहे चीफ मिनिस्टर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी रहे चीफ मिनिस्टर करीब 10 साल तक। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा करीब 10 साल तक वहां चीफ मिनिस्टर थे। ये जो 5 नाम मैंने आपके सामने अभी बोले हैं, ये पांचों के पांचों जाट हैं और इन पांचों ने हरियाणा की स्थापना से लेकर अभी तक करीब 80-90% तक 85-90% तक इन्हीं के हाथ में बागडोर हरियाणा राजनीति की रही, शासन प्रशासन की रही। अब पिछले 10 साल से अर्थात 2014 से लेकर 2024 में ये जो 10 साल गया है, इस 10 साल में हरियाणा में सबसे पहला नॉन जाट चीफ मिनिस्टर हरियाणा। हाँ, इसके पहले भी 1-2 हुए हैं नॉन जाट चीफ मिनिस्टर, जैसे बनारसी दास गुप्ता वगैरह 1-2 हुए हैं वहां पर। एक कोई शर्मा जी भी हुए हैं, उनका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बहुत कम पीरियड के लिए हुए हैं। और इन्हीं के हाथों में सत्ता, ये जो 5 महानुभाव जाट महानुभाव जिनका नाम मैंने दिया आपके सामने, इन्हीं 5 महानुभावों के हाथ में मेजोरिटी समय सत्ता रही हरियाणा की। और ये 5 महानुभाव में अभी लेटेस्ट महानुभाव है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये अभी एक्चुअली तैयार बैठे थे शपथ लेने के लिए और इन्होंने जबरदस्त माने अरबों खरबों का रुपया कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव प्रचार हेतु अरबों खरबों का रुपया वहां पर खर्चा भी किया है कि इनको तो ऐसा लगा कि बस ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बस बैठने ही वाले हैं या बैठ चुके इनके मतानुसार। यहाँ तक कि इन्होंने सार्वजनिक तौर पर ऐलान किया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कांग्रेस पार्टी ने कि हुड्डा साहब जैसे ही गद्दी पर बैठेंगे 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिलेगी। 2 लाख मतलब हुआ वहां 90 सीट है विधानसभा की। माने प्रत्येक एक जगह एक एमएलए ने खास तौर पर वहां पर चुनावी सभाओं में भी लोगों को वादा किया था कि मेरे हिस्से में 2000 सरकारी नौकरी आएगी। 2000 × 90 1,80,000 और बाकी 20,000 तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो अपने जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो अपने हिसाब से भी लोगों को देंगे ना। तो एक उम्मीदवार ने सार्वजनिक तौर पर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, सार्वजनिक तौर पर मीटिंग में बोला कि भैया 2000 नौकरी तो मैं दूंगा। हुड्डा साहब के कोटे के हुड्डा साहब से बात कर ली है और मैं देखूंगा किस हल्के में किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा वोट मिले हैं, उनको ज्यादा मैं वरीयता दूंगा। और जो खुला उन्होंने बोला कि जो बंदा मुझे 50 वोट ला के देगा उसकी नौकरी कंफर्म। इस तरह से लोगों को बरगलाया गया, इस तरह से लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया, लालच दिया गया और लोगों को लग रहा था, मीडिया ने भी ऐसा परसेप्शन बना दिया था, वहां के लोकल मीडिया का, नेशनल मीडिया का, वहां ऐसे परसेप्शन बना दिया था कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी वेव है और भाजपा की सरकार जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे। 2 बार पहले ले चुके थे,
अब की बार 10 साल के गैप के बाद तीसरी बार शपथ लेंगे। यहाँ तक कि दिल्ली में राहुल गांधी के खास जो है, जो अभी नाम आ रहा है मीडिया सर्कल में, कोई सब बैजू जो राहुल गांधी के पीए हैं, उनको अभी हमारे मीडिया सर्कल में उनको बैजू बावरा भी बोलने लगे हैं। वो बैजू बावरा ने तो अपना मंत्रिमंडल भी बना दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन लोगों को मंत्री बनाएंगे और ये डिपार्टमेंट सौंपेंगे, यहां तक भी बात हो गई थी। अब आप सोचिए किस मतलब किस ख्याली पुलाव पे लोग घूम रहे थे। और वास्तव में जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हुआ, उस समय अगर ग्राउंड रियलिटी देखा जाएगा तो उस समय हरियाणा में कांग्रेस की जो एज थी इलेक्शन में, मतलब कांग्रेस की बढ़त थी चुनावी मैदान में, और भाजपा डिफेंसिव में थी। मतलब भाजपा को लोग कम पसंद करते थे, कांग्रेस को ज्यादा लोग पसंद करते थे। तब इन लोगों ने, भाजपा के जो शीर्ष नेता हैं, इन लोगों ने पिछले 1-1.5 महीना से एक कैंपेन चलाया, विस्पर कैंपेन, हरियाणा में जगह जगह पर, कि भैया हमारी सरकार तो जा रही है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आ रही है। तो फिर आप लोग तो जानते ही हैं, जब हुड्डा जी आएंगे तो क्या उनके जो साथी हैं, उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो समर्थक हैं, अर्थात जो गुंडे बदमाश है, मवाली है, शराबी है, और क्या हिस्ट्री सीटर है, और क्या क्या दबंग है, कुल मिला के दबंग है, वो लोग, मतलब ये विस्परिंग कैंपेन भाजपा ने बहुत सक्सेसफुली पूरे हरियाणा में जनमानस में फैला दी कि हम लोग जा रहे हैं, हुड्डा साहब आ रहे हैं। और हुड्डा साहब आ रहे हैं मतलब जाट बिरादरी का शासन फिर आ रहा है, उनका शासन आ रहा है, मतलब फिर वही गुंडा राज, जंगल राज और दबंगगिरी वो फिर आएगी। ये सब का एक्सपीरियंस था लोगों को। 10 साल तक हरियाणा के लोगों ने हुड्डा सरकार को झेला है, कांग्रेस सरकार को झेला है, इसलिए वो जो स्मृति है वो ज्यादा पुरानी नहीं हुई थी। तो इसका असर ये हुआ कि जो 35 बिरादरी है वहां हरियाणा में जाट वर्सेस नॉन जाट, ये पॉलिटिक्स बराबर पिछले कई दशक से चल रही है। और जाटों की संख्या हरियाणा की जनसंख्या में करीब 22-23% है, और नॉन जाट जो लोग हैं, मतलब गैर जाट जो है, उनके 70% है, 70%, और वहां 3-4% मुसलमान भी हैं। इस तरह करीब 95-96% की संख्या वहां पर होती है। तो नॉन जाट में भी 22% है पंजाबी, मतलब बिना पगड़ी वाले और सिख, ये लोग मिला के होते हैं। तो हरियाणा में 22% संख्या इनकी होती है, और जाटों की संख्या 22-23% है। मतलब नॉन जाट की भी संख्या काफी है। जितने जाटों की संख्या है उतनी करीब तो पंजाबी बिरादरी की संख्या वहां पर। लेकिन फिर भी राजनीति में अभी तक हरियाणा में जाटों की ही राजनीति रही। मुझे तो अच्छी तरह से याद है, मेरे मामा जी तो राजस्थान में जयपुर में रहते थे, उन्होंने तो राजस्थान के बारे में भी 1-2 बार मेरे को बोला है कि राजस्थान का नाम ही भूल दिया गया है, ये राजस्थान नहीं होना चाहिए, इसका नाम रहना चाहिए जाटिस्तान। मतलब जाटों की राजनीति राजस्थान में भी हावी रहती है और जाटों की राजनीति हरियाणा में भी हावी है, क्योंकि ये लोग हैं मार्शल कौम, किसान समुदाय है, मार्शल कौम है, मिलिट्री में भी इनकी हजारों लाखों की संख्या में इनके लोग हैं। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में जट सिंह है, और आपके दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये 5 इलाकों में जाटों की संख्या बहुतायत है, और ये लोग अपने एक एकजुटता बनाए रखते हैं। लेकिन पिछले करीब कई साल से देखा गया है कि जाटों का ज्यादातर मत जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ ही रहा है, भाजपा के तरफ कम ही जाट आए हैं। लेकिन इसी का लिए बहुत अच्छे से कैलकुलेटिव राजनीति बीजेपी वालों ने खेली, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जमाने में जो गुंडा राज, जंगल राज और मतलब छिनताई और जो क्या क्या सब होता था हरियाणा में, वो सारे बातों को लोगों के पास में पहुंचाए कि भैया अब हम लोग तो जा रहे हैं और वो लोग आ रहे हैं, मतलब कांग्रेस वाले आ रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहे हैं, जाट फिर से वो आएंगे, वो आप लोग संभालिएगा। इसका असर ये हुआ कि जो 70% जो नॉन जाट वोटर हैं, वो लोगों में जो जागरूकता फिर से आ गई, और वो लोग जो, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो समझिए एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में रह गए थे कि ना इस बार चेंज करना है, कांग्रेस को फिर लाना है,
बीजेपी को सबक सिखाना, बीजेपी को विदा करना, सारे के सारे इस प्रचार प्रसार में, और वास्तविकता भी है, लेकिन बड़े कैलकुलेटेड वे में भाजपा ने प्रचार प्रसार किया, कराया। इससे असर ये हुआ कि 70% जो नॉन जाट वोटर्स हैं हरियाणा में, उनमें वापस एकजुटता आ गई और जाट लोग आइसोलेटेड हो गए। ये तो आइसोलेटेड हो गए जाट लोग, ये हुई प्रथम बात। दूसरी बात है कि जाटों की राजनीति जो 100% करते हैं वहां पर, वो है चौधरी देवीलाल के फैमिली। उसमें ओम प्रकाश चौटाला है, उनके बेटे हैं, उनके पोते हैं, वो अभय चौटाला, और वो क्या क्या वो उनकी पार्टी है, तो इंडियन नेशनल लोकदल, और एक जेजेपी जननायक क्या एक और एक ऐसे कुछ पार्टी है वहां पर। तो ये जो दो पार्टी है वो चौधरी देवीलाल के बेटे पोतों की पार्टी है। बड़ी मुश्किल से उनको 2 सीट आई है इस बार चुनाव में। अभी क्या है, ये जो अभी रिजल्ट जो आया वहां पर हरियाणा में, इस रिजल्ट से सारे के सारे जो जितने खाप पंचायत जाटों की वहां पर हरियाणा में, सबके सब सकते में है। ये हुआ तो क्या हुआ हमारे संग, क्यों सकते में है? इसका कारण ये है कि अभी तक हरियाणा में जाट राजनीति सर्वोपरि रही है, हावी रही है दूसरे लोगों पर, और इस राजनीति का जो तोड़, जाट राजनीति का जो तोड़ है, उसका तोड़ भाजपा ने खोज लिया और नॉन जाट को एकजुट कर दिया। इसका जो तोड़ खोज लिया और जो फार्मूला पा गई है बीजेपी, उस फार्मूले के तहत जाटों को अब लगा कि 3 बार लगातार गैर जाट आदमी हरियाणा में मुख्यमंत्री रहा, अर्थात जाटों की राजनीति का चलायमान का समय आ गया है। हमारी राजनीति का तोड़ बीजेपी ने निकाल दिया है। अब हमारी दबंग गई, अब हमारी चलने वाली भविष्य में नहीं है। ऐसा अनुमान, ऐसा आकलन जाट लोगों के अंदर में अभी घर कर दिया। इसलिए जाट लोग अभी क्या है, बड़े बड़े पंचायतें कर रहे हैं, खाप पंचायतें बैठ रही है, और वो लोग सोच रहे हैं क्या कैसे क्या किया जाए। तो उनमें अभी आज के तारीख में काफी कर्तव्य विमूढ़ की अवस्था है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भैया हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए हम लोग को अब बीजेपी का साथ देना चाहिए और गोले मारो कांग्रेस को, हम लोग कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उसमें एक वर्ग ऐसा भी है, वो बोल रहे नहीं कुछ भी हो, हमें अपने जाट भाइयों का साथ देना चाहिए। अर्थात ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी है, बेटे पोतों की, जो आज के दिन देवीलाल की, ओम प्रकाश चौटाला की, अभय चौटाला की, दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है, इन लोग को लगता है कि कुछ भी हो, एक जाट वर्ग का बड़ा समूह ये भी बोलता है कुछ भी हो जाए, अपने को जाट नेता को ही चुनना है, जाटों के साथ नेता लोगों के साथ ही रहना है, अर्थात इंडियन नेशनल लोकदल और जेजेपी का साथ ही देना है। कुछ लोगों की ये भी मंशा है और कुछ लोगों के बीजेपी की तरफ भी जाने की मंशा है। इस तरह जाट राजनीति वहां पर चौराहे पर खड़ी है। ये तो मैंने जाट के हरियाणा की राजनीति बताई। अब उसका जाट संबंधी राजनीति बताई। अब उसके एक बड़ा वर्ग नेशनल पॉलिटिक्स में हरियाणा का क्या इम्पैक्ट पड़ा ये चुनाव का, ये मैं संक्षिप्त में बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली पिछले करीब 2-3 साल से वहाँ पंजाब में जो फर्जी किसान आंदोलन चला था, और वो फर्जी किसान जो खालिस्तानी गुंडे, खालिस्तानी बदमाश और वहाँ के जो आड़तीये, वो लोग जो किसान नाम के ऊपर आंदोलन और फसाद वहाँ पर खड़े किए थे, पंजाब से आकर लाखों की संख्या में दिल्ली बॉर्डर पर बैठ गए थे, और फिर 26 जनवरी के दिन वो लोग लाल किला पर चढ़ गए और वहाँ से अपना तिरंगा, भारत की जो शान तिरंगा उसको निकाल दिए, वहाँ खालिस्तानी झंडा लगा दिए। उनके हौसले बुलंद थे। फर्जी किसान आंदोलन वो लोग चलाए थे कनाडा, अमेरिका इत्यादि के पैसे से, और खालिस्तानी गुंडे उसके पीछे थे। तो अब ये लोगों को यही तमन्ना रही कि अगर हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम लोग फिर वही काम करेंगे। इनके हौसले इसलिए भी बुलंद थे क्योंकि ये जो खट्टर की जो सरकार थी वहां पर, मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार थी बीजेपी की, आज से 6 महीना के पहले तक वो लोग सिंगू बॉर्डर पर इन खालिस्तानी गुंडों को, किसान के नाम पर जो नकाबपोश जो गुंडे हैं, उनको सब रोक के रखे थे सिंगू बॉर्डर पर, और वहां से वो लोग हरियाणा होके दिल्ली आना पड़ता है, तो वहां पर हरियाणा बॉर्डर से वो लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। वो लोग को लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार अगर हरियाणा में आ गई तो हमारे लिए पूरा हाईवे खुले रहेंगे और हम लोग ट्रैक्टर, ट्रॉली और क्या क्या बख्तरबंद गाड़ियां टाइप का बना रखे थे ट्रैक्टर को,
वो सब लेकर हजारों के लाखों की संख्या में हम लोग आ जाएंगे और दीदी को घेर देंगे, दीदी को फिर जाम कर देंगे और फिर कांग्रेस केंद्र सरकार को नाकों तले चने चबाने पड़ेंगे, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और केंद्र सरकार को झुका देंगे, भारत सरकार को झुका देंगे। अर्थात हम लोग अपनी मनमानी करेंगे। इसके पीछे जॉर्ज सोरोस का भी हाथ था और जॉर्ज सोरोस का CIA का भी पैसा लगा हुआ था। ये एक बड़ा मंसूबा, जैसे ही वहां बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार नहीं आ सकी, तो इनका बहुत बड़ा मंसूबा जॉर्ज सोरोस का, अमेरिका का, ये सारा मंसूबा धरा का धरा रह गया। और एक ये फर्जी चला रहे थे पहलवान आंदोलन। पहलवान आंदोलन के बारे में भी अब आप जानते हैं, पिछले 2 साल से काफी ये लोग झूठी मूठी राजनीति चला रखे थे और कोई नरेंद्र मोदी के खून के प्यासे थे। वो पहलवान आंदोलन की हवा निकल गई, उसके बारे में मैं तो कई बार वीडियो बना चुका, अब उसमें ज्यादातर बताऊंगा नहीं। और एक इनको बड़ा मुद्दा मिल गया था, बड़ा जबरदस्ती मुद्दा बनाए थे अग्निवीर का, जवान। तो किसान, जवान और पहलवान, ये तीनों जो है, ये तीनों फर्जी आंदोलन इन लोगों ने चलाया। अग्निवीर का क्या है? अग्निवीर में जो 4-5 साल तक जो आदमी नौकरी करेगा फौज में, उसको बोला जाता है, एक नई स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाई है, उसका नाम अग्निवीर। और 4-5 साल जो नौकरी जिसने कर ली, अग्निवीर बन गया, उसके बाद जो उसमें से 25% आदमी भारत की सेना में जाएंगे, बाकी 75% में कई राज्य सरकारें अभी तक, जैसे उड़ीसा में भी बोल दिए कि 10% अग्निवीरों को हम लोग वरीयता देंगे और सरकारी नौकरी देंगे। वैसे बहुत सारे बीजेपी रूल्ड स्टेट भी बोल दिए हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बोल दी है, टाटा समूह भी बोला है, महिंद्रा ग्रुप बोला है और अडानी ग्रुप बोला है, बहुत सारे बोले कि अग्निवीरों को हम लोग की वरीयता से, हम लोग प्रेफरेंस में हम लोग भी रखेंगे हमारे यहाँ पर। अर्थात उनको कहीं कोई तकलीफ नहीं थी। 4-5 साल के बाद रिटायरमेंट में 20-25-30 लाख रुपए मिलेंगे। नौकरी की अपार संभावना प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, और जो लोग मिलिट्री में जाएंगे उनको भी अच्छी तनख्वाह मिलेगी। अर्थात ये झूठ मूठ का नौटंकी नाटक कांग्रेस वाले अग्निवीर के नाम से लोगों को बरगला रहे थे, भरमा रहे थे, उसकी भी हवा निकल गई। तो कुल मिला के ये जो फर्जी किसान, फर्जी जवान और फर्जी पहलवान का जो आंदोलन ये लोग चला रखे थे, वो सारे के पीछे कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के पीछे जॉर्ज सोरोस था। वो पैसा इन लोगों का कनाडा से, अमेरिका से आ रहा था, वो सारी की सारी हवा निकल गई। अब वो लोग पछता रहे हैं, वो लोग आपस में विस्परिंग भी करते हैं। हमारे पास मीडिया में भी खबर आ रही है कि भैया हमारा तो सारे मंसूबे धरे रह गए, अब हमारा फर्जी किसान आंदोलन, फर्जी किसान लोग नहीं जा पाएंगे दिल्ली, अब हमें आगे का रास्ता क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, अंधेरा दिख रहा है। क्योंकि जो ये लोगों की मंशा थी, भारत सरकार को एक्चुअली तख्ता पलट की, यहाँ तक कि तख्ता पलट की इन लोगों की योजना थी। जॉर्ज सोरोस के पैसे से, अमेरिका के पैसे से तख्ता पलट, जैसे बांग्लादेश में लोग तख्ता पलट कराए, पाकिस्तान में कराए, अफगानिस्तान में कराए, उसी तर्ज पर भारत में भी तख्ता पलट करने की योजना थी। लेकिन मैं तो शाबाशी दूंगा, धन्यवाद दूंगा हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के सारे किसान भाइयों को भी, कि उन्होंने इनके जितने खलनायक लोग थे, अमेरिका, चाइना के एजेंट और कांग्रेस के एजेंट, उनके सारे मंसूबों के ऊपर पानी फेर दिया और भारत माता के सर्वांगीण विकास के लिए, हरियाणा के सर्वांगीण विकास के लिए उन्होंने अपना कदम आगे बढ़ाया और भाजपा को जिताया। इस तरह राष्ट्रीयता की भावना को लेकर हरियाणा की जनता ने बहुत बड़ा काम किया, मैंडेट दिया है बीजेपी को, और कांग्रेस के चेहरे से नकाब उतार दिया है झूठी मूठी देशभक्ति की राजनीति करने का। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।